गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडीआईएम के आज के इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज के इस ई लेक्चर में अपन यूनिट नंबर 3 का जो लेक्चर नंबर 31 है, इसको अपन आज पढ़ेंगे और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा था, फाइनेंशियल प्लान के बारे में मैं आपको बता रहा था। जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या काम करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा कैश बजट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको इसके अंदर समझाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लान का जो परफॉर्मा होता है इनकम स्टेटमेंट का, वो अपन कैसे करते हैं। चलिए अपन एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहली बात हमें देखनी है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस का। तो जिस पैटर्न पे आपको रेवेन्यू आपको हो रही है और उस समय में आपने जितने खर्चे किए, यदि रेवेन्यू ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं प्रॉफिट यानी इनकम, और यदि खर्चे ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं लॉस। ये जो फाइनेंशियल प्लान का स्टेटमेंट बनाया जाता है बच्चों, ये पूरा फाइनेंशियल प्लान एक ईयर का होता है। तो इसके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट आता है, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? एक ओवरऑल टाइम पीरियड, यानी एक साल के अंदर आपको कितनी इनकम हुई है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू का मतलब होता है वो होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू से। फिर आता है आपका एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको कितने खर्चे आपने किए हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड। जैसे किसी चीज़ को बनाने में आपके जो खर्चा आया, उसको बेचने में जो खर्चा आया, और उसको मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो खर्चा आया, हम उन सभी खर्चे को, एक्सपेंसेस को इस इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। देन आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि जब हमारी टोटल रेवेन्यू में से हमारी कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ये हम पहले निकालते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले, यानी हम लोग कहते हैं EBIT। और जब हम इंटरेस्ट और टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं किस में से? प्रॉफिट में से, और उसको कहते हैं हम ABIT। तो दो चीज़ें होती हैं कि पहले क्या हमारी कॉस्ट आई और आफ्टर इनकम और टैक्स हमें क्या प्रॉफिट हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मा क्या होता है कैश फ्लो का। तो ऑफिशियल नेम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहा जाता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कैश जनरेट हुआ और हमें क्या क्या हमने खर्चे किए। ये एक परफॉर्मा आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये कंपनी ए का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और कौन से ईयर का है? और 2015 का। अब देखिए, जो कैश फ्लो यानी कि कैश जो इनकम उसके यहाँ आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, है ना, अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग इनकम यानी इनकम बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी है? 4,89,000। ऐसे ही इसमें हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया। डेप्रिसिएशन किस पे लगता होगा? मशीनरी पे या कई चीज़ों पे। तो उसमें से हमने 1,12,400 हमने डेप्रिसिएशन का लिख लिया। अब जो हमने कुछ इक्विपमेंट्स बेचे थे जो हमारी कॉस्ट खरीदने की थी, पर हमने उसको नुकसान में बेचा, तो वो हमारे लिए क्या था? लॉस। तो वो भी हमने लिख दिया। ऐसे ही हमने जो लैंड बेची थी उससे हमें जो गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। ऐसे ही जब हमें जिन लोगों से हमें पैसा लेना था उनसे हमने पैसा लिया, तो वो हमें क्या है? अकाउंट रिसीवेबल, तो वो हमने माइनस कर दिए। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज़ हुए 8,000। अकाउंट पेबल कितने हैं? 97,370। और एक्यूट एक्सपेंसेस कितने थे? 1,13,860। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया? हमारा जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, वो कितना आया? 2,69,806। अब देखते हैं ऑपरेटिंग के अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से क्या जनरेट हुआ। तो इन्वेस्टिंग में क्या किया? सेल ऑफ इक्विपमेंट। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या था?
कि जो इक्विपमेंट थे मैंने उसको बेचा, तो वो कितने के बिके, 89,000 के, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था पहले इसका। लैंड जो मैंने सेल करी वो कितने की बिकी, 2,47,000 की। और जो मैंने नए इक्विपमेंट परचेज़ किए वो कितने के किए, 1,00,000। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट कितना आया, 1,36,000 का। अब देखिए फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ में चला रहा था, तो इसमें कौन सा आया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 2,90,000। तो मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना है, पर मेरे को भी नुकसान चल रहा है। अब देखिए नेट चेंज इन कैश, कैश में जिन चीज़ों को मैंने चेंज किया तो वो है 1,15,000। कैश बैलेंस मेरे पास कितना था शुरू में, 3 लाख, जो कि फाइनेंशियल लास्ट ईयर था, इस साल ओपनिंग बैलेंस हो गया। और एंडिंग कितना है, 4,35,536। अब मेरे पास ओवरऑल कितना कैश है, 4,35,536। ऐसे ही देखिए इसके बाद आती है बैलेंस शीट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बना लिया, कैश फ्लो बना लिया। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखिए 2 कॉलम होते हैं, लायबिलिटीज़ और असेट। तो लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी आती हैं, करंट लायबिलिटीज़ जैसे बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम। फिक्स लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स, रिजर्व्स, कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट। कैपिटल जब हम बात करते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट जो होता है इसको ऐड करते हैं, और नेट लॉस और ड्राइंग्स को क्या करते हैं, इसको भी हम माइनस करते हैं। यदि हम एसेट की बात करते हैं तो करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्यूड इनकम। तो फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे जो टूल्स हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो हमारी प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, गुडविल से, ये हमारी क्या है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। तो एसेट का मतलब क्या होता है कि जब हम लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। तो एसेट क्या है कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो खुद उस बिज़नेस के कहे जा सकते हैं, जिसका ऑनर किसका है, वो बिज़नेस है। तो एसेट के अंदर वो सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो जिससे हम फ्यूचर में अर्निंग कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये आपको पता भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एसेट को 2 चीज़ों में बांट कर दिया, करंट और फिक्स्ड में। तो करंट एसेट कौन कौन सी होती हैं, ये वो एसेट होती हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कभी भी जो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, जब भी हमें लगता है हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका जो वो खर्चे जो हमने पहले से एडवांस कर रखे हैं, हमारा इन्वेंट्री, हमारे सन्ड्री डेप्टर्स, हमारा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, या हमारे पास जो कैश है हमारे हाथों में या हमारे बैंक में, ये सारे हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं। फिर आता है आपका नेट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जिसमें जो बिज़नेस है 1 साल से ज़्यादा अपने पास होल्ड रखती है। तो इसके अंदर भी क्या आता है, सबसे पहला आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है, जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, मोटर वैन एंड एक्सेट्रा। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी गुडविल, हमारे पेटेंट्स। ऐसे ही फिक्शियस एसेट्स होती है और हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज़ की। देखिए करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, वो पैसा जो हमें 1 साल के अंतर्गत लोगों को देना है, एक ऑपरेटिंग साइकिल में वो पैसा जो हमें लोगों को देना है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। जैसे हमारे बिल्स पेबल, जो कि हमें मटेरियल्स को हमने लेने के लिए, जब हमने किसी से कुछ चीज़ परचेज़ की थी, रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, तो उसने हमें बिल दिया था कि ये पैसा आपको चुकाना है, तो वो मेरी क्या है, लायबिलिटी बनती है। ऐसे ही तो मान लीजिए जैसे मैंने वेजेस मुझे चुकाने हैं, मुझे कमीशन देना है, मुझे रेंटल देना है, मुझे रॉयल्टी देनी है, टैक्सेस पे करने हैं, ये सारी क्या है, मेरी लायबिलिटी आती है। ऐसे ही अदर लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे टैक्सेस, डिविडेंड्स का देना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए आपका बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करता है, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद जिन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया था उनको मुझे डिविडेंड देना होता है। तो डिविडेंड भी क्या है, मेरी एक लायबिलिटी बनती है। ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स जो मैंने ले रखे हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, ऐसे ही जो पैसा मैंने कस्टमर से एडवांस ले रखा है उसको भी तो चुकाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी करंट लायबिलिटीज़ हैं।
अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसके अंदर वो आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस वो पॉइंट होता है जिसके अंदर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ये वो पोजीशन है बिजनेस की जहाँ पर ना हमें लॉस हो रहा है, जहाँ पर ना हमें गेन हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो जहाँ पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैपिटल पेड करने की भी है और रेवेन्यू की भी है, जहाँ पे रिस्क जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। कैसे निकालते हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो ब्रेक इवन यदि हमें रुपीज़ में निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जितनी भी गुड्स की आप सेल करना चाह रहे हो और उस गुड्स को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आई थी, तो जितनी आपने सेल की, जैसे मान लीजिए आपने 100 यूनिट सेल्स करी और आपकी इसमें कॉस्ट कितनी आ रही थी, 80 रुपये, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 20 रुपीज़। ऐसे ही फिर हम देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, जो एक्चुअल सेल से आपको रेवेन्यू हुई इसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स को घटा देते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। तो हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निकलता है क्या, हमारा प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। बच्चों ये लेक्चर, ये जो ब्रेक इवन के बारे में हमने डिस्कशन किया, तो जितना भी आपका इनकम स्टेटमेंट है ये आपने एफएम के अंदर पढ़ा है, बैलेंस शीट, जनरल एंट्रीज, कैश फ्लो, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे ही जो ब्रेक इवन एनालिसिस था ये भी आप लोगों ने पढ़ा था, किसमें, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था। तो ये हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यही था बच्चों अपना आज का टॉपिक, और यहाँ आज अपनी यूनिट नंबर 3 समाप्त होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।